अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। नाजरीन, इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्म हैं कि आइंदा चंद रोज़ में कई नए चेहरे वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। सबसे अहम खबर यह है कि काबीना में इजाफे में MQM और बाप पार्टी को भी अकोमोडेट किया जा रहा है। इम्कान है कि MQM मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। वाज़ेह रहे कि ये वजारत पहले से ही MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास थी। इसके अलावा इनके पास वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत का जो ओहदा है वो भी मौजूद था। याद रहे कि MQM ने वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक आइन में तरमीम करके मुकामी हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियारात देने जाने थे। और इसके अलावा MQM वफाकी काबीना में कम अज़ कम 3 वजारतें, जिनमें पोर्ट्स एंड शिपिंग, IT और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत शामिल थी, वो लेना चाहते थे। लेकिन MQM को वो वजारतें दी गई जो इनकी कम तरजीह में थी। बाप पार्टी की तरफ से खालिद मक्सी को काबीना में शामिल किया जा सकता है, जबकि इससे पहले जाम कमाल के पास तजारत की वजारत मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी बेस को मज़ीद वसी कर रखा है और करना चाह रहे हैं, और इस हवाले से पार्टी के अहम रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जा रहा है। वफाकी काबीना में किस किस्म की तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या इससे हुकूमत मजबूत हो सकेगी, क्या कारकर्दगी बेहतर होगी काबीना की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर रही है इस अमल से, तो क्या वाकई में मजबूत हो जाएगी हुकूमत इससे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मोहम्मद बख्श सुमरो साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और लंबे अरसे से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये खबर है कि जो एक्सपेंशन है कैबिनेट की, उसके अंदर 5 से 6 मिनिस्टर से ज़्यादा मिनिस्टर अकोमोडेट किए जाएंगे। आपके पास क्या खबरें हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज अब दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, 10 से 12 तक ये लोग जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज रात वापस आ रहे हैं तो ये फाइनल होना है। चूंकि कल क्राउन प्रिंस UAE भी आ रहे हैं और अभी तक टेंटेटिव यही है कि शायद 5 बजे के बाद हल्फ बर्दारी वहां पे ऐवान सदर में होगी और ये परसों पे भी जा सकती है, लेकिन ये हतमी तौर पे तय हो जानी है PM के लैंड करने के बाद कि कुछ चीजों पे, जैसे डॉक्टर तौकीर शाह को वो लेके आ रहे हैं एडवाइजर, और PM ऑफिस को संभालेंगे और जो पॉलिटिकली सारी चीजें उन्होंने देखनी है। वो पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, स्पेशल मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंचार्ज भी रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं। अब MQM के मुस्तफा कमाल है, मेरे हिसाब में तो हाउसिंग और मैरीटाइम की उनकी मैरीटाइम के अफेयर्स PMLN के बड़े जो हैं वो कैसर शेख जो हैं बड़ा काम भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक नेशनल डायलॉग रखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन रियाज पीरजादा हाउसिंग पे हैं, मे बी वो फ्री हो जाए, MQM को दी जाए वजारत। तो ये चीजें मुस्तकिल बुनियादों पे चल रही हैं। खालिद मक्सी साहब को लाना है, बलूचिस्तान से पहले भी एक हैं, और MQM के साथ 2 वजारतों का था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात इसलिए हुई कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास दूसरी है। MQM का आप देख लें कि वहां पे भी 3 ग्रुप थे। फारूक सत्तार अपनी नुमाइंदगी खुद चाहते थे, वो रह गए। मुस्तफा कमाल आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी किसी और को चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सका। नहीं, मगर PMLN के पर आए, PMLN के और कौन से ऐसे वर्कर्स हैं? PMLN के तो जी काफी देखे ना, जो ओकाड़ा से नए वजीर मोहम्मद रियाज जज जिन्हें कहते हैं वो आ रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल पहले से वजीर रहे हैं जी। वो तो सुना है कि जी पिंडी से अपना हनीफ अब्बासी आ रहे हैं। ये बैरिस्टर अकील आ रहे हैं टेक्सला से। बैरिस्टर अकील को कौन सी वजारत मिल रही है? वो लाइन जस्टिस के अंदर शायद MOS आए। उनकी ख्वाहिश यही है कि वो फुल मिनिस्टर बन जाए, लेकिन चूंकि अभी तो वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी नहीं बने थे, उनको लाइन जस्टिस का एडवाइजर मिनिस्टर का बनाया गया था। लेकिन जाहिर है कि वो रोजाना मीडिया पे होते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं कि उनका कलमदान चेंज हो सकता है। बड़े वोकल हैं वो उसके लिए, मीडिया के ऊपर आके गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है उन्हें कोई और वजारत दे दी जाए। चल रही हैं बातें, लेकिन ये हतमी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जब लैंड करते हैं ना, तो वो आखिर में, चूंकि बताया तो नहीं जाता ना 1-2 लोगों के अलावा जो मुशावरत में होते हैं, बाकियों को तो बताया जाता है कि आप नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि रियाज पीरजादा का आपने नाम लिया, रियाज पीरजादा की वजारत को खतरा है? MQM के मुस्तफा कमाल की ख्वाहिश हाउसिंग बड़ी है। हाँ, मगर वो जो मेरी तक इतला आई है, तो हो सकता है मतलब बदल दें, फ्री कर दें। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि किस तरह किसको लेके चले। जी बिल्कुल, मगर वो हमने भी देखा है कि MQM की प्रायोरिटी रही है पोर्ट्स एंड शिपिंग, और माजी में भी उनको अब्दुर्रहमान कांजू हैं MQM जी, माजी में भी MQM को पोर्ट्स एंड शिपिंग प्रायोरिटी रही है। कांजू हैं जी जी
जी, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैरीटाइम अफेयर्स के लिए उनकी डिमांड मौजूद है। वहाँ कैसर शेख भी एमएलएन के बैठे हैं। जी। अब्दुल रहमान कांजू आ रहे हैं लोधरा से, साउथ पंजाब से, हुँ। उनको लिया जा रहा है। लॉबिंग जो है ना, मैं आपको बताऊँ, आखिरी वक़्त तक जारी रहेगी। ठीक, विदिन द ठीक। पार्टी और कोलिशन में, और एक वज़ीर जो हैं अलीम खान के साथ भी आ सकते हैं। अब वो खुद ओन चौधरी होंगे, एक और एमएनए हैं इनके जो खुशाब से, वो उनका भी नाम मौजूद है कि वो भी कैबिनेट के स्लॉट में आ सकते हैं। अच्छा। सारी बातचीत जारी है जी। जब तक ये फाइनल करके प्राइम ज़ाहिर मिनिस्टर है, जब कैबिनेट वो सेक्रेटरी। फाइनल होगा तब होगा। जी, मोहम्मद बख्श सुमरो साहब, ये बताइए कि आमिर इलियास राणा साहब की आपने बात जी। सुनी है। अब हमारे पास भी ज़ाहिर है कुछ खबरें हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ वज़ीरों का हमें बताया गया है कि जी वो भी आएँगे और प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं, लोग कुछ माँग कुछ और सकते हैं, में मिलता उनको कुछ और है। मगर ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्या बनी? 1 साल के बाद आप काबीना क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? क्या कारकर्दगी में कोताहियाँ थी? देखिए, मुझे जो लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को ये पहले कहा गया था कि सेकंड फेज़ में आपको एडजस्ट किया जाता है। साल गुजर गया है, तो अब लोगों की जो सब्र है वो ख़त्म हो रहा है, तो उनका भी प्रेशर था कि हमें कैबिनेट में लिया जाए। और दूसरा, कुछ अलायंस है, जैसे बाप पार्टी का एक ही रुकन है मगर उनको कुछ नहीं मिला था इधर, तो वो उनको भी एडजस्ट करना चाहते हैं। तो कारकर्दगी का मसला, मुझे नहीं लगता कि कारकर्दगी ना होने की बुनियाद पे कैबिनेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। कैबिनेट बनाना या कैबिनेट को चलाना ये मामला रहा नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर कैबिनेट में जो कारकर्दगी की बुनियाद पे, मेरिट के बुनियाद पे कैबिनेट के मिनिस्टर रखे जाएं, तो वो जो नाम अभी चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ना हों, और बहुत सारे लोग नून लीग के मगर ऐसे देखिए, हैं पाकिस्तान जो वो पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया काबीना, और बार बार एक तरह से थ्रेट किया जाता है कि जी अगर आप ये बात नहीं सुनेंगे, अगर आप इस बिल पे दस्तखत नहीं करेंगे, अगर आप हमारे साथ बातचीत सही नहीं करेंगे। अभी हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब गए और वहाँ पे उन्होंने गवर्नर के साथ मुलाकात की, बहुत शिकायतें की गई कि जी हमें डेवलपमेंट बजट नहीं दिया जाता। तो वो कहते हैं कि जी हमने कम अज़ कम हुकूमत को मुस्तहकम रखना है। मगर क्या इससे हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी अगर आपने बाप पार्टी से एक और रुकन ले लिया, फिर आपने एमक्यूएम से एक और रुकन ले लिया, मगर पीपल्स पार्टी बाहर रही? नहीं, ये हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी आज निकल जाए तो हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है। और पीपल्स पार्टी के को कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे सिंध का हवाले से, सिंध में उन पे सख्त किस्म का प्रेशर है, ख़ास तौर पर जो कैनालों का की तामीर का मसला है, उस पे सिंध के तकरीबन सारे लोग बाहर निकले हुए हैं और बहुत पीपल्स पार्टी को सुननी पड़ रही है। और पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक अलग इशू मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उनकी शिकायतें हैं कि जो भी मुआहदा हुआ था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सिंध में लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई आपके वोटों पर फेडरल गवर्नमेंट चल रही है और फेडरल गवर्नमेंट ये कैनाल निकाल रही है, तो आप अपना हिमायत वापस ले लें अगर कैनालों के मुखालिफ हैं। तो अब पीपल्स पार्टी इसमें तो वो काबीना ज्वाइन कर ही नहीं सकती। जी, पीपल्स पार्टी फंस गई है। अब लास्ट मरतबा भी जो सीएसी का इजलास हुआ था तो उसमें बहुत सारी शिकायतें हुई थी। सारी नेगोशिएशन की कमेटियां ख़त्म करके आसिफ अली जरदारी को ये टास्क दिया गया था कि अब वो ऊपर लेवल तक क़यादत की सतह पर वो खुद बात करेंगे। अब कल भी जो लाहौर में वो गए हैं उनसे बात की है पंजाब की क़यादत ने, तो पंजाब में भी उसने कहा है कि अमल दरामद नहीं हो रहा, मगर हमारी इस हुकूमत को में चलना, इसकी हिमायत देना तो फिलहाल तो वो हुकूमत के साथ है, मगर कब तक रहते हैं? आमिर इलियास राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी? पीपल्स पार्टी फिर भी बाहर है और हमें ये भी बताया जा रहा है कि जी ये पहला फेज़ है काबीना के एक्सपेंशन में, एक और फेज़ भी आएगा और वो ईद के बाद आएगा और सेकेंड फेज़ के अंदर और पार्टीज़ को एडजस्ट किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सेकेंड फेज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना के फोल्ड में लिया जा सकता है? देखिए, फेजेस की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का एक मुआहदा है और वो कह रहे हैं कि आप हमें, जो उन्होंने ले लिया, सदर बन गया आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट बन गए, 2 गवर्नर बन गए, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। जैसे पंजाब में पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है नून को, उस तरह सिंध में नून की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को। तो ये कुछ लो और दो की बुनियाद पे होता है कि आप किसी के साथ क्या रेसिप्रोकेट करते हैं। एक मीटिंग जो चंद माह पहले हुई थी पंजाब के गवर्नर के पास,
तो वहां पे इन्होंने 237 ट्रांसफर्स की लिस्ट दी थी, तो उसमें से 97 हो चुके हुए थे। तो रेशो नून के मुकाबले की रखी गई, तो नून के लोगों के कम काम हुए थे कि वो मरियम नवाज बिल्कुल सिफारिशें नहीं मान रही लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर में। ये डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं जैसे सिंध में इन्होंने बांटे में पीपल्स पार्टी वालों ने, कि अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करते हैं जिला इंतजामिया को। मरियम नवाज तो वो नून वालों को भी नहीं करने दे रही, वो अपने एक सिस्टम के तहत चला रही है लोगों को कि नहीं इस तरह पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी का कोलिशन पार्टनर के तौर पर दावा बनता है जो वो कर रहे हैं, लेकिन जब तय नहीं है, और जो तय है वो मरकज में है। जैसे बिलावल भुट्टो हाई पावर्ड बोर्ड में बन गए मेंबर, उन्होंने डिमांड रखी कि मुझे रखें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बना लिया ग्रेड वाइज का। अब अगले 2-4 दिन में वो इजलास बिल आखिर 2 साल के करीब वक्फे के बाद होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड्स रखी थी, जो मुनवाई थी, वो थी कि इदारों के बोर्ड्स में हम होंगे, कैबिनेट में हम नहीं आएंगे। तो कैबिनेट तो नहीं है, जब जिस दिन कैबिनेट में उन्होंने आना है तो नए सिरे से एक मुआहदा होगा ना। फिर नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ये पहला फेज है, पहला फेज है एक्सपेंशन का, दूसरा कोई कहानी नहीं है। देखें ना, पीपल्स पार्टी का तो एक नए सिरे से काम होगा अगर होना है, लेकिन मुबारक जेब आप ज़हन में रखें, एक्स फाटा से जो आज़ाद एमएनए हैं, जिनके भाई कत्ल हो गए थे आम इंतखाबात में, और वो आए जीत के, और वो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी एडजस्टमेंट कैबिनेट स्लॉट में होनी है। कैसे होनी है? ऐसे पीएम होना है, क्या होना है, क्योंकि वो बातचीत ज्यादा नहीं ठीक कर सकते, ठीक तो अब फोरम पे आके, लेकिन उनकी भी एडजस्टमेंट चीजें होनी है। लेकिन फेजेस की कहानी नहीं है कि अभी आएगी और ईद के बाद एक दफा दोबारा आएगी। अच्छा, हमें तो कम से कम यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने ये कहा है कि जी ये पहला फेज़ है, और उसके बाद ईद के बाद एक और फेज़ आएगा, और उसके अंदर और भी तैनातियाँ हो सकती हैं। आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये आखिरी दफ़ा हुआ है, ये बस एक ही दफ़ा कैबिनेट की एक्सपेंशन होगी, इसके बाद नहीं होगी? नहीं, क्या इम्कान है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब जो एक्सटेंशन हो रही है उसके बाद नहीं होगी। जब भी ज़रूरत वज़ीर आज़म को पड़ेगी तो वो कर लेंगे, मगर अब इस वक्त जो कैबिनेट है उसको देखा जाए तो वो कैबिनेट की जो फॉर्मेशन की गई है, 18 फेडरल मिनिस्टर हैं, 17 पंजाब से हैं, तो एक सूबे से है, बाकी 2 स्टेट मिनिस्टर हैं, दोनों पंजाब से हैं, एक एडवाइज़र हैं वो पूरे पंजाब से हैं, और 4 खुसूसी मामले हैं वो 2 पंजाब से हैं। मतलब टोटली 95% कैबिनेट जो इस वक्त है वो अकेली पंजाब से है। तो अब देखना ये पड़ेगा अमीर मुकाम को आप कहाँ ले गए? अमीर मकाम केपीके के हैं, कहाँ ले गए? अमीर मकाम केपीके के हैं। जाम कमाल आ गए, जाम कमाल 18 में से 3 निकाले, जाम कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर मकाम। आवाज आई थी कि कोई एक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैंने वैसे गिनवा दिए कि 3 तो ये प्राइम मिनिस्टर, मैंने एकदम आपको बताया। मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा भार जो है वो पंजाब की तरफ। 3 फेडरल मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, 15 पंजाब से। हाँ, तो अब मगर देखिए ना, नॉन मुस्लिम कोई नहीं है। खवातीन 50% पॉपुलेशन है। एक मोमल सिद्धू का नाम चल रहा है ना फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, ना ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री के लिए। जी, हाँ, उनका भी नाम चल रहा है। कोई वो नौशीन इफ्तिखार हैं, वो ख्वाजा आसिफ से मसला है, लेकिन उनका नाम मौजूद है कैबिनेट स्लॉट में, क्योंकि हम कोई लिस्ट तो नहीं ना तो लेके बैठे हुए कि भाई ये हैं, वो नाम तो चल चुके हैं सारे लोगों को। मगर बहरहाल वो एक कंसर्न तो है, और वो सिर्फ एमडी सुमरो तो नहीं कर रहे, वो बाकी इदारे भी कर रहे हैं जो इनको पार्लियामेंट को वॉच करते हैं कि जी आप नॉन मुस्लिम को भी नहीं शामिल करते, और खवातीन को आपने स्टेट, एक ही खातून आपने रखी, वो भी आपने स्टेट मिनिस्टर तो दे दिया। तो ये इसके पर तो कमेंट किया गया है। सुमरो साहब की आवाज में आया था कि शायद एक है, तब मैंने बोला क्योंकि आवाज कुछ मिस हो रही। मगर आप कुछ तंकीद कर रहे थे इस हवाले से। जी देखें, जब भी पहले कैबिनेट बनाई जाती रही है तो ये देखा जाता है कि सूबों को नुमाइंदगी हो। मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर सिंध में, और वो भी इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में मसाइल रहे हैं, वहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं जीतते। मगर अगर नून लीग हुकूमत में आकर सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, केपीके के साथ ये सलूक करेगी, उनकी नुमाइंदगी बहुत ही मतलब कमी होगी, तो फिर वहाँ के लोग भी उनको इम्पोर्टेंसी इतनी देंगे ना। तो नून लीग को तो ये चाहिए कि पंजाब से तो वो जीते रहे हैं, जहाँ से वो नहीं जीतते तो उनको अहमियत दें। सिंध के लोग जो अभी इस कैबिनेट में एक भी सिंधी स्पीकिंग भी वजीर नहीं है, तो उनको
एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मगर वो नहीं करते। अभी भी जो ये है कि कारकर्दगी के बुनियाद पर क्या कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अभी देखें पार्लियामेंट की कारकर्दगी आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। और यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि इस वक्त जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी रही है, हमने तो देखा है कि कोरम कभी पूरा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कमिटीज़ कब बैठती हैं, और ये जो मिनिस्टर्स हैं, क्या कई दफ़ा एहतजाज भी हुआ है कि मिनिस्टर्स नहीं आते, इसके बारे में कुछ बताएं, जो कि आप बड़े अरसे से पार्लियामेंट कवर देखें। अक्सर तौर पर शायद ही कोई एक ऐसा इजलास हो जो वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन एहतजाज ना करे। अपोजिशन क्या, हुकूमती इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रही है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पार्लियामानी लीडर हैं PMLN के, उन्होंने उस वक्त उस मुतलका मिनिस्ट्री के ना वज़ीर थे, ना स्टेट मिनिस्टर थे, ना ही पार्लियामानी सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका दिफा नहीं कर सकता। स्पीकर को कहा आप इन पे सख्त रूलिंग दें। तो ये आए रोज़ का मसला है। पार्लियामानी लीडर हैं, और जो मैं आपको बताऊं, पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ 30 पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ मुकर्रर किए गए हैं। तो उनका काम ही सिर्फ ये है कि अगर वज़ीर, मुमलकती वज़ीर ना हो तो वो हाउस में आके जवाब दें, वो भी सिर्फ नेशनल असेंबली में। पार्लियामानी सेक्रेटरी जाके सेनेट में जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ नेशनल असेंबली में। तो फिर नेशनल असेंबली में इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। तो आपने पार्लियामानी सेक्रेटरी भी जो लगाए हैं 30 में से 20 पंजाब से। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो एक वफाक को होना चाहिए, एक बुके होना चाहिए पूरे पाकिस्तान का, वो तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, और जो काबीना एक्सपेंशन है उसके अंदर नज़र आ जाए तो हम नहीं कह सकते, ये देखना बाकी होगा। और ये 1 या 2 दिन के अंदर ही मज़ीद जो हैं इंडक्शंस हो जाएंगी काबीना के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, चूँकि एक बहुत अहम सेगमेंट हमने आपके लिए तैयार रखा है। स्पॉटलाइट होगी अफ़गानिस्तान के ऊपर। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के दरमियान तकसीम बढ़ती चली जा रही है, इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की अमन व अमान के ऊपर क्या होगा, हमारी तजारत और हमारी इकॉनमी और के ऊपर क्या होगा, और क्या यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो सकता है अगर अफ़गान तालिबान के अंदर तकसीम बढ़ती चली जाए। ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे इस वक्फे के बाद। I've shared with President, my brother Shavkat Mirziyoyev, that Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के दौरे के मौके पर कहा कि तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके और अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। लेकिन अफ़गानिस्तान में अमन ही तो नहीं है। हाल ही में अफ़गान तालिबान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ कंदाहार में तालिबान के सख्त गिर सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं, दूसरी तरफ ऐसे तालिबान रहनुमा हैं जो औरतों पर पाबंदियों के हक़ में नहीं और दुनिया के साथ राब्ता बहाल करना चाहते हैं। बैतुल्लाह अखुंज़ादा ने औरतों के लिए ऐसा ज़ालमाना निज़ाम बिछाया है जिसकी वजह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दे दी है और ये मौक़ा इख्तियार किया है कि इनके इक़दामात इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने 6ठी जमात से आगे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है। उन्होंने वो सारी आलमी NGOs और जो है उनको बंद कर दिया है और जो ख़वातीन को नौकरियां देती थी उनको ख़ास तौर पर बंद कर दिया है। ख़वातीन के सैलून और जिम जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। यहाँ तक कि ये भी हुक्म दिया है कि घरों के अंदर वो सारी खिड़कियाँ भी बंद कर दी जाएं जहाँ से ख़वातीन नज़र आ सकती हैं। इसी वजह से पिछले माह तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्बास टानकज़ई ने कहा कि हम 2 करोड़ ख़वातीन पर जुल्म कर रहे हैं, जिसके बाद हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये कबस कम खबर थी जिसकी वजह से टानकज़ई जो है अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। अगर अफ़गानिस्तान सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हुआ तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर क्या होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर राना साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर, और आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सदर भी हैं। आमिर राना साहब, सबसे पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो US एड जो है
कई मुल्कों के अंदर सस्पेंड कर दिया। अफ़गानिस्तान का जो पूरा सेहत का शोबा है और एजुकेशन है, तालीम का शोबा है, वो यूएस एड पे ही ज़िंदा है। अगर वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, जो ख़त्म हो रही है, तो फिर हम क्या देखेंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर और भी रेफ्यूजीज़ आएंगे? चूँकि हम ऑलरेडी हमारे पास अराउंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ तो हैं। क्या असर होगा इसका पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो असर होगा, रेफ्यूजीज़ भी आएंगे, सिक्योरिटी का मसला भी बढ़ेगा, टीटीपी स्ट्रॉन्ग होगी, बॉर्डर क्लैशेस भी बढ़ेंगे और इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल अलग से है। लेकिन एक और जो बड़ा एक मसला है कि मुल्ला हैबतुल्लाह को चैलेंज करने के लिए किसी के पास कोई शरई जवाज़ नहीं है, क्योंकि सब ने बैत की हुई है और बैत को तोड़ने के लिए बड़े सख्त कवानीन हैं इस्लामी शरिया के अंदर। तो उसको चैलेंज करना, अब उसमें एक हो सकता है कि शायद अगर जो रेजिस्टेंस फ्रंट था वो अभी कहीं गायब है, कभी मीटिंग करता है सेंट्रल एशिया में, कभी यूरोप में, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो रेजिस्ट कर पाए मुल्ला हैबतुल्लाह को और एक नई फ्रंट खोल सके। लेकिन ये भी देखिए कि यूएस एड और यूएन की जितनी असिस्टेंट आ रही है, ये मुल्ला हैबतुल्लाह उसको खुद से रोकना चाह रहे थे। दिसंबर में उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि हम INGOs और यूएन के बहुत सारे मिशंस को बंद कर देंगे। वो जो विजन है बिल्कुल बहुत ही कंजर्वेटिव विजन है स्टेट का और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का, और वो उसको फुली कहते हैं कि हमने लड़े इसलिए थे, हमने लाना वही निज़ाम है, उसमें ख़वातीन के लिए जगह नहीं है, उनमें NGOs के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नहीं है। क्राइसिस तो बढ़ेगा और उसके लिए वो मज़हबी जवाज़ भी लेके आएंगे। ख़वातीन को बंद करने से घरों में वो समझते हैं कि शायद जो है वो चीज़ें जो हैं छुप जाएंगी दुनिया से, क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। तो ये होने वाला नहीं है, ये बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सेंट्रल एशिया, ईरान के लिए भी। लेकिन ये कि ग्लोबल थ्रेट भी बन रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो हालिया रिपोर्ट है, जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब इशारा कर रहे थे ताशकंद के अंदर, कि अभी अलकायदा भी उधर है, ISKP भी उधर है, उधर AQIS भी है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुँचाया हमारे सिक्योरिटी इदारों को अब तक। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी सूरत हाल। अब पाकिस्तान बॉर्डर भी नहीं बंद कर सकता। बॉर्डर बंद करना जो है वो भी किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा, और ऐसा वक्त प्रेशर आएगा जब पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए ज़राए भी अपने पास भी नहीं होंगे, और दुनिया भी इस वक्त तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को पैसे देने के लिए। तो आप ये भी देख लें कि पॉवर्टी लेवल 65% पे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ऑलरेडी। अगर एड भी बंद हो जाती है तो हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, और फिर इनखला होगा रेफ्यूजीज़ का, जैसे हमने माजी में भी देखा है। मगर अगर एक धड़े जो बन गए हैं, अगर आपस में वो क्लैश कर जाएं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, किसका साथ देगा, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है किसी के साथ खड़े होने में? हम पूछेंगे आमिर राना साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है अफ़गानिस्तान पर, चूँकि अगर अफ़गानिस्तान जो है गैर मुस्तहकम हुआ तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। हमारी दहशत गर्दी की लहर इससे उठ सकती है, फिर से और तेज़ी उसमें आ सकती है, और फिर जो रेफ्यूजीज़ का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू करेगा। आमिर राना साहब, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर वहाँ पर गैर मुस्तहकम हुआ अफ़गानिस्तान तो इसको पाकिस्तान सबसे बड़ा अफेक्टी होगा। मगर मुझे ये बताइए कि आपने 3 धड़ों का बताया, एक मुल्ला बरादर लीड कर रहे हैं, एक हकानी नेटवर्क लीड कर रहा है, और एक हबतुल्लाह अखुंज़ादा कंदाहार के जो तालिबान सुप्रीम लीडर है, जिनका भी मुकम्मल कंट्रोल है, वो लीड करें। पाकिस्तान को इस धड़े बंदी में घुसना चाहिए? क्या पाकिस्तान ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है धड़े बंदी को? चूँकि देखिए ट्रेडिशनली तो पाकिस्तान हकानी नेटवर्क से अलाइंड रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को बदकिस्मती से हमारी तारीख ऐसी रही है अफगानिस्तान में मुदाखलत की, और पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा नहीं, और उसके कुछ नए तहादी हैं, पुराने तहादी हैं। पुराने तहादियों में हकानीज़ हैं, हालांकि ये वही हकानी है जिनके मुतल्लिक 1 साल पहले तक CTD KP के लोग कहते थे जी कि ये TTP जो है ये हकानी नेटवर्क ही है, और हकानी नेटवर्क इट्सेल्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में है। लेकिन जब आप चीज़ों को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं तो वही कभी दुश्मन आपके फिर दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये जिस वक्त तालिबान का
काबुल के दरवाजे पे पहुंच रहे थे, तो उस वक्त तक जो शुमाली इत्तेहाद है, रेजिस्टेंस फ्रंट जिन्होंने बनाया है, वो उनकी क़यादत इस्लामाबाद में थी तालिबान के आने के वक्त, और उससे पहले अब्दुल्ला के दौरे और उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात शुरू हो गए थे, और अभी भी उनका आना जाना है बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान के अंदर, शायद राब्ते में भी है। कुछ नए पुराने इत्तेहादी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि बगावत करना जो है वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के खिलाफ, वो सरेदस बड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हकानीज़ के एरिया में इंक्रोच करना शुरू कर दिया है। वहाँ जहाँ पे हकानीज़ के वफादार दस्ते थे, उनको हटा के अपने कंधारी लोगों को लाए। इवन कि पाकिस्तान का जो खोस के साथ बॉर्डर है बड़ा क्रिटिकल, वहाँ से भी हकानीज़ के जो वफादार, उनको हटा लिया गया है, और वहाँ पे कंधारी मुल्ला हिब्बतुल्लाह के लोग लेके आए हैं कि कहीं अगर कोई सूरत हाल बने तो हकानीज़ को सपोर्ट जो है कहीं पाकिस्तान से ना मिले। तो दोनों तरफ से मनसूबाबंदियाँ तो जारी है, लेकिन ये होगा कब, कैसे होगा, पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। मगर आमिर राना साहब, देखिए, हम बार बार ये कहते हैं, हम पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तान इतना सख्त स्टांस लिया हो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। हम तो ये हमेशा से सुनते आए कि जी वो हमारे दोस्त हैं, और उनकी तरफ हमेशा नरम गोशा होता रहा रियासत का। मगर अब चूँकि हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा वहाँ पे हैं, क्या उनका कंट्रोल नहीं है TTP के ऊपर, और क्या उनका स्टांस क्या है पाकिस्तान की तरफ? देखिए, उनका तो बहुत क्लियर है कि वो TTP चूँकि उनके साथ रही है, और दोनों का, हकानीज़ का और उनका, तकरीबन एक ही स्टैंस था कि इनको मेहमान के तौर पे ट्रीट किया जाए। लेकिन कंधारी इसमें बड़ी दिलचस्प क्वेश्चन बन जाती है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह वो चाहते हैं कि ये मेहमान रहें और पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको कार्रवाइयों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाए, लेकिन हकानीज़ और कुछ और कमांडर्स हैं जो इनकी पाकिस्तान में कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं। उनका जवाब ये है कि जी ये चूँकि हमें मदद की थी, और इसलिए मदद की थी, TTP ने हमारी मेहमानदारी की थी कि ये हम इनकी मदद करेंगे। तो कंधारी जो डिवाइडेड है इसके ऊपर, और इसलिए एक हम खुद भी कहते रहे कि पाकिस्तान ने अगर TTP का मसला हल करना है तो हकानीज़ काबूस का रास्ता जो है वो तोरखम से काबुल की तरफ से नहीं बल्कि कोयटा से कंधार की तरफ निकलता है, तो उस चैनल को आजमाया जाए। तो लेकिन बदकिस्मती है कि हम चीज़ों को जिस तरीके से ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सी सूरत हाल है। तो जो एक जारहाना हमने रवैया लिया हुआ है, तो जाहिर है हमारी तोपों का रुख तो हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की तरफ है, चूँकि इस वक्त ही इज़ इन चार्ज। तो आपको लगता है कि इस वक्त हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा, माजी में अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, क्या पाकिस्तान को लेके उनका हमेशा एक टफ स्टांस रहा है? हकानी नेटवर्क तो यहाँ पे रहा है, पाकिस्तान की सरजमीन पे रहा है, कुछ हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की तरफ से बताएं रिलेटेड टू पाकिस्तान। वो भी पाकिस्तान में रहे, और पाकिस्तान के कई जो बलूचिस्तान के कला अब्दुल्ला और चमन के कोई उलमा इकराम है वो दावा करते हैं वो उनके मदरसे में रहे, कोई कहते हैं हमारे पास रहे, उनके मदरसा भी है, मस्जिद भी है। एक उनके जो है एक IS के खुदकुश हमले में कोयटा कुछ लाख में मारे भी गए थे, उनकी मस्जिद पे हमले हुए, एक में मुल्ला हिब्बतुल्लाह, ये सारे शवाहिद तो हैं कि वहीं पे थे। बहुत सारी आबादियाँ जो हैं अभी भी उनकी तरफ लोग कहते हैं कि ये तालिबान की बस्तियाँ थी और अभी भी हैं, वहीं पे अभी भी बहुत सारे लोग, अभी भी उनके ख़ानदान वहाँ पे हैं। तो ये तो सारे शवाहिद हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा ढकी छुपी बातें रह गई हैं, लेकिन कंधारियों का रवैया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। देखिए, दोनों के बिजनेस स्टेक होल्डर तो थे। हकानीज़ का कारोबार इस्लामाबाद से लेके पेशावर, KP, कराची तक फैला हुआ था, तो बहुत सारे जो कंधारी लोग थे, इवन के ये मुल्ला अख़ुंज़ादा से पहले जो इनके थे तो मुल्ला मंसूर अख्तर, उनके कारोबार जो है वो भी कराची तक फैले हुए थे, उनके एविडेंस भी सामने है, प्रॉपर्टीज भी सामने आई। मगर आमिर राना साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ कम पाकिस्तान जो है वो बार बार कहता है कि जी अफ़गानिस्तान को, TTP को कंट्रोल करना चाहिए। क्या हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ वो अच्छे रवाबित या अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम नहीं कर सके, इसके बावजूद कि हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा भी यहाँ से ही रहते रहे, यहाँ पे ही गए? जी बिल्कुल, बहुत आम सवाल है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह रहते रहे, लेकिन ये कंधार वाला जो कोयटा वाला जो चैनल था ये थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और ममालिक भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जो पूरी कंधारी ग्रुप थे वो ज़्यादा सख्त थे। वो अपने आप को प्योरीफाइड तालिबान कहते थे कि पाकिस्तान में हमने, देखिए, सारी गड़बड़ हुई है TTP की, KP के अंदर, और
एक बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे जहाँ-जहाँ पे ये कंधारी लोग थे, वहाँ पे कम हुई है। तो उनका मसला यही था कि हमने इसको दारुल हर्ब के अंदर है और यहाँ पे हमने तंग नहीं करना रियासत को और यहाँ पे हमने आँखें जी। बंद रखनी है, फ़ोकस वहाँ पे रखना है। हुँ। वहाँ पे चैनल नहीं बन सके और मुल्ला हैबतुल्लाह ने बमुश्किल जो है फज़ल रहमान को इजाज़त दी मुलाकात की और रियासत की एक बड़ी कोशिश है मुल्ला हैबतुल्लाह से चैनल बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सका फज़ल रहमान की कोशिशों के बावजूद। और जो आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये तो बड़ा आप ये बात कर रहे हैं बड़ी आई थिंक इन बिटवीन द लाइंस कि इस वक्त जो है हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है अफ़गानिस्तान में। तो जो फैक्शनलिज़म है वो डिविजन्स की तरफ नहीं जाएगी, इट्स मोर लाइकली कि हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का कंट्रोल बढ़ जाएगा अफ़गानिस्तान में। बिल्कुल, देखिए 2 एक नाइटमेयर्स हैं, एक अफ़गानिस्तान के लिए तो दोनों ही है, पाकिस्तान के लिए भी है। इस दफ़ा जो इनख़ला होगा रेफ्यूजीज़ का वो कोई पीसफुल नहीं होगा। वो बॉर्डर पे आएँगे और पाकिस्तान उनको आने नहीं देगा, एक बड़ा खूनी किस्म का होगा। ये सीन हमने देखे अभी मिडल ईस्ट में हालिया दिनों के अंदर भी और पिछले 4-5 साल के अंदर भी। जी। और दूसरा ये कि अगर रेजिस्टेंस आती है, अव्वल तो वहाँ से सिविल सोसाइटी और मिडल क्लास निकल गई है। अगर रेजिस्टेंस फ्रंट ने कोशिश की कि प्रवोक करने की पब्लिक सेंटिमेंट, तो तालिबान इस मर्तबा ख़वातीन को, बच्चों को, सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि ब्रूटल ट्रीटमेंट होगी और बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल होगी। उस सूरत-ए-हाल में दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो उनमें पीस फोर्सेस आएँगी, क्या होगी? तो उस पाकिस्तान को अगर ऐसी खुदा न ख़ास्ता सूरत-ए-हाल बनती है, पाकिस्तान को उस वक़्त इंटरवीन करना चाहिए, आलमी बरादरी के साथ खड़े होना चाहिए। कहीं पे इस वक़्त पाकिस्तान को किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो अफ़गानिस्तान में। एडवेंचरिज्म नहीं करनी चाहिए। आमिर राना साहब वील हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं इस रीजन के अंदर और इस इशू के ऊपर बड़ी गहरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, आमिर राना साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे अफ़गानिस्तान इज़ हेडेड टूवर्ड्स अनदर नाइटमेयर और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। आलमी दुनिया इस अफ़गानिस्तान को देखते हुए बहुत परेशान है। आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।